स्टूडेंट्स देखिए, अब तक अब आपको मैंने जितना अभी आपने पढ़ा उन सब में मैंने आपको जो 5 पीरियड्स 5 डायनेस्टीज़ थी आपका दिल्ली सल्तनत में, उनके बारे में बताया, उनके रूलर्स के बारे में पढ़ाया। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से वर्क किए वो बताया। अब हम बताने जा रहे हैं कि पूरा होल जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत पीरियड, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ का, उस जितने भी शासक है सब में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा दिल्ली सल्तनत का, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर कैसा रहा। ठीक, और फिर दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। लाइफ इन द सल्तनत पीरियड। Administration. The sultans were autocrats and ruled the kingdom with an iron fist. जो सुल्तान थे स्टूडेंट्स वो ऑटोक्रेट्स थे। ऑटोक्रेट्स मीन्स डिस्क्राइब्स अ रूलर और गवर्नमेंट विच होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी। इट मीन्स स्टूडेंट्स जो सुल्तान थे आपके दिल्ली सल्तनत के, वो ऑटोक्रेट मतलब हो गया निरंकुश, जिनके ऊपर किसी का रोक टोक नहीं था, जो मन होता था अपने मनमर्जी करते थे, जिनके पास सारी पूरी पावर और अथॉरिटी थी। ठीक है, दे लिव्ड इन विद एन आयरन फिस्ट का मतलब स्टूडेंट ये भी बता दें आपको, मतलब अपना, हाँ तो मैंने ये बताया आपको स्टूडेंट्स कि जो सुल्तान थे वो ऑटोक्रेट से निरंकुश थे, उनके ऊपर किसी का रोक टोक नहीं था, और जो किंगडम था उस पर वो जो शासन करते थे वो बिल्कुल निर्मम तरीके से करते थे, मतलब उनके लिए किसी के भलाई से कोई मतलब नहीं था, केवल उनका फ़ायदा हो। दे लिव्ड इन ग्रेट स्प्लेंडर, वो काफ़ी शानदार तरीके से रहते थे, काफ़ी मतलब कह सकते हैं लग्जीरियस लाइफ को जीते थे। एंड देयर वर्ड वॉज लॉ, और उनके जो शब्द होते थे वो नियम कानून थे। एंड देयर वर्ड वॉज लॉ मतलब हो गया, और जो उनके शब्द होते थे वही कानून होता, मतलब जो उन्होंने कह दिया अब वही लोगों के लिए नियम बन गया। नेक्स्ट है द सुल्तान हैड मैनी ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम। सुल्तान के पास कई ऑफिशियल्स होते थे, कई मंत्री वगैरह होते थे जो उसे असिस्ट करते थे, जो उसकी हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। द हाईएस्ट वॉज द वज़ीर, उन सब में सबसे बड़ा सुल्तान के बाद कौन होता था, उसका वज़ीर। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही सुल्तान के पास जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो सबसे किसकी थी, वज़ीर की। ही ऑल्सो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हु लुक्ड आफ्टर फाइनेंसेस। जो सुल्तान होता था वो ऐसे ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करता था जो कि फाइनेंस देखते थे। फाइनेंस मतलब हो गया स्टूडेंट रुपए पैसे लेन देन जो है, ट्रेड वगैरह जो है वो ये सब देखते थे। द नोबल्स लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, जो उसके नोबल्स थे, जो उसके सामंत थे या जो उसके और भी राज्य में ऑफिशियल्स थे, वो बिल्कुल लग्जीरियस लाइफ जीते थे। ठीक है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, शिक्स एंड परागनाज। उसका जो एम्पायर था स्टूडेंट्स वो जो कई उसका एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस क्षेत्रों में, मतलब शिक्स और परागनाज उसे कह रहे हैं, इस तरीके से डिवाइड था। द सुल्तान गेव पीसेज ऑफ लैंड टू मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड इक्तादार्स। सुल्तान ने जो आपके लैंड के पीसेस थे उन्हें मिलिट्री लीडर्स को दे रखा था, मतलब जो सेना के लीडर्स होते थे उनको कई पीसेज ऑफ लैंड को दे रखा था, जिसे इक्तादार्स कहते थे। स्टूडेंट्स Iqta is an Arabic word students denoting a sort of administrative regional unit. It is usually considered equivalent to province. Initially, the Delhi Sultans had divided their empire into several iqtas or provinces or spheres of influence and put them under the charge of officers called इक्तादार्स और गवर्नर्स। देखिए स्टूडेंट, इक्तादार की मैंने आपको बताया, इक्तादार्स जो होते हैं, इक्ता वर्ड का एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है, अरब का लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनल यूनिट, मतलब एक प्रशासनिक इकाई होती है। अगर इक्ता को हम कहें कि जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने अपने अम्पायर को, अपने साम्राज्य को कुछ सेवरल इक्ताज में, मतलब प्रोविंसेस में, क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा। इक्ता यहाँ पे क्षेत्र के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उन क्षेत्रों के जो वर्क होते थे, जिनको चार्ज दिया जाता था उन इक्तास का, मतलब उन प्रोविंसेस का, उन्हें हम इक्तादार कहते थे। तो यही बोल रहे हैं कि जो सुल्तान था वो लैंड ऑफ मिलिट्री लीडर को देता था, जिनको मिलिट्री लीडर्स को क्या कहते थे, इक्तादार कहते थे।
द इक़्तिदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दीज लैंड्स, और इक़्तिदार्स का काम क्या होता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जैसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे इसी लैंड से। द मिलिट्री हेड वॉज अरिज, जो मिलिट्री हेड होता था उसे अरिज कहा जाता था स्टूडेंट्स, ठीक है। ही अपॉइंटेड सोल्जर्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड, अरिज का काम क्या होता था, वो सोल्जर्स का अपॉइंटमेंट करता था, उनको नियुक्त करता था और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था कि किसको कितनी सैलरी देनी है, कौन से मिलिट्री ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी है, इस तरीके से। द काजी वॉज द हेड ऑफ जस्टिस, और जो काजी था, जैसे अभी इस वक्त जज होते हैं वैसे उस समय काजी हुआ करते थे दिल्ली सुल्तनत पीरियड में, उसमें काजी जो होता था वो जस्टिस का हेड होता था। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज लैंड, जो मेन सोर्स थी रेवेन्यू की, आपकी सैलरी की, वो उस वक्त क्या थी, इनकम की जो मेन सोर्स थी वो सैलरी स्टूडेंट्स इनकम की, ठीक है, वो लैंड थी। समटाइम्स दिस कुड बी एज हाई एज 50%, कभी कभी तो ये 50% के तक की हो जाती थी। अदर टैक्सेस बस, कुछ और भी टैक्स लिए जाते थे, जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एंड ट्रेड टैक्स, ठीक है। टैक्स कुड बी पेड इन कैश और काइंड, टैक्स जो था वो कैश में भी लिया जाता था और काइंड या दया करके टैक्स छोड़ भी दिया जाता, माफ़ कर दिया जाता था। इकोनॉमी, अब वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी का वहाँ पे क्या स्टेटस था। एग्रीकल्चर प्रॉस्पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सल्तनत, एग्रीकल्चर जो था वो संपन्न था, प्रॉस्पर मतलब सब तरीके से पूरा तरीके से फुलफिल था वहाँ पे सल्तनत में, सल्तनत पीरियड में एग्रीकल्चर जो था पूरी तरीके से संपन्न था। इरिगेशन कैनल्स वर डग एंड मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, इरिगेशन कैनल सिंचाई के लिए नहरें जो थी वो खोदी गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो था वो अंडर कल्टिवेशन था। क्राफ्ट वर पैट्रोनाइज्ड, और जो वहाँ पे क्राफ्ट्स वगैरह थी, यानी जो लोग हाथों से बने हुए सामान वगैरह बनाते थे उसके काफ़ी लोग शौकीन थे। स्किल्ड आर्टिशंस मेड ऑब्जेक्ट यूजिंग मेटल्स, स्टोन्स, पियर, एवोरी एंड सैंडलवुड, जो इसके वहाँ पे कई स्किल्ड आर्टिशंस मतलब कुशल आपके आर्टिशंस थे, कलाकार थे, जो कई वस्तुएं बनाते थे, मेटल्स की बनी हुई, पत्थरों से बनी हुई, पियर माने मोती, एवरी हाथियों के दांतों से बनी हुई, और आपका सैंडलवुड से जैसे कई चीज़ें मेंटेन होती थी, जैसे चंदन वगैरह से, उन सब चीज़ों से मिलकर कई बढ़िया बढ़िया चीज़ों को बनाते थे जो स्किल्ड आर्टिशंस होते थे। सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वर मेड, सिल्क मतलब रेशम के, वुलन माने आपका ऊनी, और कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो आपके जो आर्टिशंस होते थे, कॉटन टेक्सटाइल मतलब जो सूती वस्त्र वगैरह, जो सूती के कपड़े वगैरह बनते थे वो सब भी बनाए जाते थे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ केम अप इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, धीमे धीमे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, रूरल मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ही। फेयर्स वर ऑर्गेनाइज, फेयर्स में मेले होते हैं, उनका ऑर्गेनाइज्ड होने लगे, मेले वगैरह लगने लगे। मर्चेंट्स वर वेल्दी, जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी जो थे वो वेल्दी हो गए, एंड लिव्ड वेल, और अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। देयर एग्जिस्टेड इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सिटीज़ लाइक दिल्ली, कनौज, मुल्तान एंड सूरत। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सिटीज़, मतलब आपका कई बड़े बड़े शहर जहाँ पे कॉमर्स और ट्रेड वगैरह किया जाता था, दिल्ली, कनौज, मुल्तान, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट थे। हिस्ट्री रिव्यूल्स में देखिए स्टूडेंट, a postal system also existed during the Sultanate period. The post was carried on horses or on foot. This system was also used to transport fruits for the Sultan from खुरासान। ए पोस्टल सिस्टम जो था वो भी सल्तनत पीरियड में एग्जिस्ट करता था स्टूडेंट। पोस्टल सिस्टम समझ रहे हैं, जो आपका चिट्ठी भेजने वाला सिस्टम होता है, जो पत्र भेजने वाला, जो आपका पत्र संचार जो था, ये भी उस वक्त भी होता था पोस्टल सिस्टम। और जो पोस्ट थी वो कैरिड किस पे की जाती थी, घोड़ों पर या पैरों से लोग लेके जाते थे, जैसे डाकिया आता है आपके और पोस्टमैन आता है, ठीक उसी तरीके से। और ये सिस्टम जो था इसका यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट फ्रूट्स, फलों को भी ट्रांसपोर्ट करने में, सुल्तान के लिए फल को भी ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ किया जाता था। खुरासान से जो फ्रूट्स आते थे उसका भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस पोस्टल सिस्टम का यूज़ वहाँ पे किया जाता था। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वॉज कैरीड आउट, दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो इस तरीके से किया जाता था। देयर वर paved roads, rest houses and shops for traveler। देखिए इनके दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में रोड्स को काफ़ी अच्छे से बनाया गया, उसके रोड्स के दोनों तरफ सराय वगैरह, रेस्ट हाउस बनाए गए, ट्रैवलर्स के लिए शॉप्स बनाई गई, ठीक है। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद सुमात्रा, मलेशिया, चाइना एंड अफ्रीका। व्यापार किया जाता था उस वक्त सुमात्रा, मलेशिया, चाइना और अफ्रीका के साथ। मेन इम्पोर्ट्स वर अरेबियन हॉर्सेस, गोल्ड एंड सिल्वर। जो मेन इम्पोर्ट होता था यहाँ पर
आयात होता था वो अरेबियन हॉर्सेस का इंपोर्ट, मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ें बाहर से लाई जाती थी वो क्या थी, अरेबियन हॉर्स, गोल्ड और सिल्वर। वेयर एज द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर, और जो यहाँ से जाता था वो क्या जाता था, स्पाइसेस, जैसे मसाले हमारे बहुत अच्छे होते हैं, सैंडलवुड, आपका चंदन और इंडिगो, ये सब चीज़ें हमारे देश से बाहर की ओर जाती थी। ठीक है। इंडिगो बेटा, इंडिगो एक आपका ऐसा प्लांट है जिससे आपका स्याही बनाई जाती है, जो इंक होती है ब्लू इंक, वो इंडिगो प्लांट से बनाया जाता था, और कपड़ों को रंगने में भी इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इस समय में आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर किस तरीके से था। न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर ब्रॉट इनटू इंडिया। दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड पे आर्ट और आर्किटेक्चर का नया स्टाइल इंडिया में आया। मैनी मॉस्क एंड टॉम वर बिल्ट, कई मॉस्क, कई मस्जिद और टॉम मतलब मकबरे बनवाए गए। न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल, जियोमेट्रिक डिज़ाइन एंड कैलीग्राफी केम टू बी यूज। इसमें इस वक्त क्या हुआ, नए नए आर्किटेक्चरल स्टाइल आए, कई बहुत से आर्किटेक्चर जो थे उन्होंने अपने अपने स्टाइल यूज़ किए। कई इस पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनवाई गई, जो इस वक्त जो भी भवन बने, जो महल बने, मकबरे बने, उन सब में कई ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस का भी यूज़ हुआ। और कैलीग्राफी, स्टूडेंट्स अब आपको कैलीग्राफी मतलब जो हाथ से वो लिखावट करते थे काफ़ी सुंदर सुंदर सी, वो सब जो था उस ये यूज़ की गई। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ इनेमल्ड टाइल्स, और इसी वक्त इनेमल टाइल्स का भी यूज़ किया गया। स्टूडेंट, इनेमल्ड मीन्स हो गया इनेमल का यूज़ करके जो डेकोरेशन वगैरह की जाती है, इनेमल टाइल्स का, वो इसी वक्त पता चला। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर, उस वक्त कुछ और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो थी, इनेमल आपका हाथी के दांत वगैरह थे, उनसे भी डेकोरेशन कराई गई, और भी बहुत सी चीज़ें थी जिनका यूज़ करके कई डेकोरेशन वगैरह होती थी। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड पे बनी वो थी कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, अमंग मैनी अदर्स, और इसके अलावा और भी बहुत सी। मैनी अरेबिक एंड पर्शियन वर्क्स वर रिटेन इन बिल्डिंग्स पे, बहुत बिल्डिंग्स पे काफ़ी अच्छी सुंदर नक्काशी वगैरह भी की गई होती थी। उसी वक्त बहुत से अरेबिक और पर्शियन वर्क भी लिखे गए, जिसको लिखा था अमीर खुसरो ने, जैसे पोट्री लिखी, ठीक है, कविताएँ लिखी, हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखे। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पर्शियन ऑथर जो था वो था जयुद्दीन बरानी, ठीक है, बरानी, उसने भी बहुत से पर्शियन में आपके लिटरेचर वगैरह लिखे। मैनी संस्कृत वर्क्स वर ट्रांसलेटेड टू पर्शियन, कई संस्कृत के जो काम थे उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टूडेंट पढ़ाएंगे कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन, दिल्ली सल्तनत का पतन किस तरीके से हुआ।